हेलो दोस्तों, सेंटर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अपने पेपर 2 में फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू में। ये पेपर 20 दिसंबर को हुआ था और ये पेपर ऑनलाइन था। तो आइए चलते हैं हमारा फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू। तो सबसे पहले एक पैसेज गिवन है और पैसेज में आपको 9 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो इन क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। तो ये पैसेज है, इसको मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसी में से सभी का लगभग आंसर मिल जाएगा। पैसेज को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि उसी में 7 से 8 क्वेश्चन का आंसर तो उसी पैसेज के अंदर दिया हुआ रहता है। रेडियम दुनिया की सबसे कीमती धातु है। रेडियम की कदर हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें इनकी ज़रूरत पड़ती है, मसलन साइंसदान और डॉक्टर, और उसके एक एक ज़र्रे की कदर करते हैं और उससे से ज़्यादा कीमत पर ख़रीदना चाहते हैं। रेडियम से डॉक्टरी में भी बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। एक साइंसदान ने 1906 में ये मालूम किया कि अगर शीशे की तख्ती में रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाएं तो वो जिस्म के उन रेशों को ज़ाइल कर सकती हैं जिन पर सरतान यानी कि कैंसर का असर होता है। रेडियम एक्सरेज के जले हुए ज़ख्म को अच्छा कर देता है, मादे को दुरुस्त रखता है। जो लोग रेडियम के ज़ेरे इलाज रहे हैं वो अपनी हिफाजत शीशे के वास्केट्स पहनकर करते हैं। रेडियम की शुआएं बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफ़ेद और सुर्ख खलिए बिगाड़ देती है। खून का दबाव हल्का कर देती है। अक्सर खून में कमी भी पैदा हो जाती है। नाखून बदसूरत और उनके इर्द गिर्द चारों तरफ की खाल खुरदरी हो और मोटी हो जाती है। तो दोस्तों एक पैसेज था, बहुत सिंपल सा पैसेज दिया हुआ है आपको। इसी में से सभी का आंसर भी मिल जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन ये है 91 क्वेश्चन नंबर, साइंसदान और डॉक्टर किस धातु की कदर करते हैं? तो यहाँ पर एक ही धातु यानी कि मेटल की बात की गई है जो कि है आपका रेडियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेडियम। रेडियम एक मेटल है जिसका सिंबल होता है Ra। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियम की किरणों को शीशे की तख्ती में दोबारा छान लिया जाए तो क्या होता है? दोस्तों इसका आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मिल जा रहा है इसका आंसर। दोबारा छान ली जाए तो वो उन रेशों को ज़ाइल कर सकती हैं जिन पर सरतान का असर होता है। सरतान कहते हैं कैंसर को। तो ये आपको मिल पा रहा है पैसेज के अंदर ही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वो जिस्म के उन रेशों को ज़ाइल कर सकती है जिन पर सरतान का असर हो। सरतान यानी कि कैंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियम कौन से ज़ख्म अच्छे कर देता है? दोस्तों इसका भी आंसर आपको मिला था और पैसेज में ही हमने इसका आंसर भी देखा था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेडियम, ये रहा। रेडियम एक्सरेज के जले हुए ज़ख्म को अच्छा कर देता है। तो सारे पैसेज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये सारे के सारे इसी में मिल पा रहे, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन एक्सरेज के जले हुए ज़ख्म को अच्छा कर देता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्से को दुरुस्त करता है? मादे को, दिल को, जिगर को या दिमाग को? तो यहाँ पर एक ही जिस्म का हिस्से की बात की गई थी और वो था मादा, यानी कि मादा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियम के ज़ेरे इलाज लोग कैसे अपनी हिफाजत करते हैं? रबड़ की वास्केटें पहनकर, मुंह पर मास्क लगाकर, दवाइयाँ खाकर या शीशे की वास्केटें पहनकर? तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन आपको जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो लोग रेडियम के ज़ेरे इलाज हैं वो शीशे के वास्केट, जो मैंने अंडरलाइन किया, शीशे के वास्केटें पहनकर करते हैं अपनी हिफाजत। तो शीशे के वास्केटें देख लेते हैं कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 4 में मिल पा रहा है, शीशे के वास्केटें पहनकर हिफाजत करते हैं अपनी। यानी रेडियम की जो किरणें होती है उनसे हिफाजत करने के लिए शीशे की वास्केटें पहनी जाती है। रेडियम की शुआएं इंसान पर कैसे असरअंदाज होती हैं? तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन
लास्ट पैराग्राफ में जब आप पढ़ोगे, लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में, तो वहाँ पर लिखा हुआ था आहिस्ता आहिस्ता खून के सफ़ेद सुर्ख खलिए बिगाड़ देती है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियम की शुआएं कहाँ के आसपास की खाल खुरदरी और मोटी कर देती है? तो नाखून के आसपास की खाल की बात की गई थी, जिसको मोटा भी कर देती है और खुरदरी भी कर देती है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में, और ये बहुत ही सिंपल, एक आपसे जमा भी पूछी जाती है। जमा शुआ की क्या जमा है? तो ये भी आपको पैसेज में ही मिल जाएगा कि शुआएं एक दो बार यूज़ भी हुआ है कि इन रेडियम की शुआएं। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ठीक हो जाएगा, शुआएं। बढ़ते हैं पैसेज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और पैसेज के लास्ट क्वेश्चन में कहा है बदसूरत का मुतजाद क्या है? मुतजाद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड बदसूरत का। खूबसूरत, बदनुमा, खुशगवार या बदशक्ल। अपोजिट वर्ड देखना है, यानी कि मुतजाद। तो खूबसूरत का मुतजाद होगा आपका, बदसूरत का होगा खूबसूरत। अगर ये खूबसूरत होता तो बदसूरत हो जाता। अब दोस्तों ये आपको पैसेज था, बहुत सिंपल सा पैसेज दिया हुआ रहता है पैसेज में। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़कर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये उसके बाद 100 से 105 तक एक आपको पोएम दी हुई होती है, उसमें हमें आंसर बताना होता है। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, ये अंधेरे के तस्करे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो, अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो। बात जब है कि दुश्मनों से भी जब करो दोस्ती की बात करो, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो। तो ये एक पैसेज, एक पोएम आपको दी हुई है। शेर के दूसरे मिसरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है? तो शेर का दूसरा मिसरा पढ़ते हैं। रोने वालों हंसी की बात करो, तो हंसने के लिए कह रहा है, यानी हंसी की बात करने की, काम की बात करने की, मौसीकी की बात करने की, या गम की बात करने की। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको पढ़ाई दिया है, हंसी की बात करने के लिए ये बोल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायर किसका तस्करा करने को कह रहा है? शायर किसका तस्करा ना करने को कह रहा है? दोस्तों यह है, शायर किसका तस्करा ना करने को कह रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अंधेरे का। ये आप देख भी पाओगे, ये अंधेरे के तस्करे कब तक, इस लाइन में आपको गिवन है, अंधेरे के तस्करे कब तक। तो अंधेरे का तस्करा करने का बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ठीक हो जाएगा। तो ये इसमें भी हमें पोएम से सारी चीज़ें मिल पा रही हैं। शायर अहले महफिल के उदास होने की क्या वजह बता रहा है? दिल लगी की बात, तशफीक देने की बात, या तसल्ली देने की बात, या दिल जोई की बात। तो इसमें था दिल लगी की बात। शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहा है? मोहब्बत की बात, नफ़रत की बात, दोस्ती की बात, या मन की बात। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें ही मिल पाएगा। बात जब है कि दुश्मनों से भी जब करो दोस्ती की बात करो, यानी कि दोस्ती की बात करने के लिए कह रहा है शायर, और ये आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल पाएगा, दोस्ती की बात करने के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। दोस्ती का मुतज़ाद क्या है? दुश्मनी, उल्फत, मोहब्बत। तो आप दोस्ती का मुतज़ाद अपोजिट वर्ड आपको पता ही है, होता है दुश्मनी। बहुत सिंपल सा मुतज़ाद पूछा गया है, और लास्ट में आपको बोला गया है ये अंधेरे के डैश कब तक, किस्से, सिलसिले, तस्कीरे, ये चर्चे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल पाएगा ये अंधेरे के तस्कीरे की बात कर रहा है। तो तस्कीरा ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे मिल पाएगा। तस्कीरे मिल पाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में, यानी कि ये अंधेरे के तस्कीरे कब तक। तो ये थे हमारे
टोटल 15 क्वेश्चन जो पैसेज से और पोएम से पूछे आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। और अगर आपने पैसेज को और पोएम को दोनों को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप 15 में से आराम से 14 क्वेश्चन ईजिली सही कर पाओगे। और उसका तरीका यही है कि सबसे पहले आप पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ लो एक बार, और सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आप करते जाओ, और फिर आपको दिमाग में अगर नहीं आता है तो पैसेज को एक बारी दोबारा से पढ़ लो, ताकि जल्दी से आप सही करेक्ट ऑप्शन दे पाएँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के बाद क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया है ज़बा फिल इन द ब्लैंक से है कलियों का निज़ाम, तरसीली निज़ाम, उसूलों से चलने वाला निज़ाम, या साइंसी निज़ाम। तो दोस्तों, जो ज़बान है, जो आपका लैंग्वेज है, वो एक उसूलों से चलने वाला निज़ाम है, यानी कि रूल्स के थ्रू ये चलता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। उस्ताद कुछ करता है और हिदायत के मुताबिक लड़के उसी अमल को दोहराते हैं। आमोज़गारों से तवक्को की जाती है कि वो बोलेंगे नहीं या ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरीक़ेकार को क्या कहेंगे? नकल का तरीका, कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल, ड्रामाई या तरसीले अंदाज़े नज़र। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पर बात की गई है कि उस्ताद कोई एक्टिविटी कर रहा है, कुछ कर रहा है, और जो लर्नर है, आमोज़गार जो है, वो क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे उनको देखकर वो चीज़ें दोहरा रहे हैं। शर्त ये है कि वहाँ वो कुछ बोलेंगे नहीं, यानी कि वो अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये कहलाता है टोटल फिज़िकल रेस्पॉन्स, यानी कि कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल। ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक हो जाएगा इसका। सेकंड मैंने गलत बोल दिया। ऑप्शन नंबर कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स के नाम से ये जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। आइन हिंद के 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानों का इंदराज, यानी कि जो आइन कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल जो आया है उसमें कितनी ज़बानों के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर टोटल 22 ज़बानों के बारे में बात की गई है। तो ये आपको पता भी होगा और पहले से ही पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ठीक हो जाएगा। 109 में देखते हैं, आमोज़गार क्लासरूम के मुख्तलिफ ज़राएँ जैसे दीवार, क्लास, लाइब्रेरी और समीउ बसरी मवाद के ज़रिए ज़बान से रूबरू होता है, उसे क्या कहा जाता है? ज़बान का हुसूल, ज़बान का फ़हम, मवाद से सरवतमंद माहौल या मवाद से पुरमाहौल, या हिस्सों के ज़रिए ज़बान की आमोज़िश। तो दोस्तों, जब दीवार, क्लासरूम, लाइब्रेरी से जब कोई लर्नर सीखता है तो उसको बोलते हैं, ऐसे क्लासरूम को कहते हैं या ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं इनपुट रिच इन्वायरमेंट। इनपुट रिच इन्वायरमेंट, यानी कि मवाद से सरवतमंद माहौल या मवाद से पुरमाहौल। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ठीक हो जाएगा। यानी कि हम क्लास में इतना इनपुट बच्चों को दे देते हैं, क्लास के थ्रू हम ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, जैसे ये आपकी दीवार है क्लासरूम की, तो यहाँ पर कोई कार्टून बना दिया छोटे बच्चों के लिए, या कोई ABCD लिख दिया, जिससे बच्चे देखकर वहाँ पर भी क्लासरूम की दीवारों पे भी देखें और सीखे, लर्निंग करें। जैसे बड़ी क्लासेस के लिए दीवारों पर पोस्टर बना दिए जाते हैं, पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, जिसमें फार्मूलाज लिखे होते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, या मैप, फिज़िकल मैप, इंडिया का मैप या वर्ल्ड मैप भी लगा दिया जाता है, जिससे बच्चे देखकर वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो ऐसे इन्वायरमेंट, मतलब हम बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट को ही कहा जाता है इनपुट रिच इन्वायरमेंट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 में ये बोला गया है,
मतन पर तायराना नज़र डालने का क्या मतलब है? मखसूस तफासिल के लिए पढ़ना, मतन को आवाज़ बुलंद पढ़ना, मालूमात के लिए पढ़ना या आम मायने के लिए पढ़ना। तायराना नज़र डालने से मुराद ये है कि रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग, यानी कि हम पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि हम आम मायने के लिए पढ़ सकें उसको। ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा, यानी कि रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 में चलते हैं और इसमें ये बोला गया है लफ्ज़ियात तलफ़ुज़ और क़वाइद का इस्तेमाल हैं। ऑप्शन में आपके सामने है गैर रस्मी लिसानी ख़ाम मवाद, कलिया के हामिल ज़बान के ख़ाम मवाद या मानी के हामिल ज़बान के ख़ाम मवाद या लिसानियाती पहलू के हामिल ज़बान के ख़ाम मवाद। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट, इसको कहते हैं फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। आम लफ्ज़ियात क्या हैं? हमारे बोलने लिखने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, किसी के बोले जाने वाले अल्फाज की पहचान, पढ़ते हुए लफ्ज़ों को पहचानना या हमारी समझ में ना आने वाले अल्फाज। तो आम लफ्ज़ियात हमारे बोलने लिखने और इस्तेमाल में जो वर्ड हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उसी को कहते हैं आम लफ्ज़ियात। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो हम डेली बेसिस पर राइटिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, तो वही आम लफ्ज़ियात होते हैं। 113 में चलते हैं अब। तरबती मालूमात आमोज़गार के लिए मुआविन होती है। ज़बान के बारे में मालूमात की आमोजिश। सेकंड ऑप्शन पहले कलियों और फिर उसके इस्तेमाल की आमोजिश। थर्ड ऑप्शन बातचीत में क़वाइद के उसूलों का। फोर्थ ऑप्शन ज़बान की क़वाइद के उसूलों पर दस्तरस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि अप्लाई द रूल ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन। अप्लाई द रूल ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपका ग्रामर होता है, जो रूल होते हैं, ग्रामर के जो रूल होते हैं उनको हम अपने कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करें, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ और इसमें बोला गया है लिखने के किस अंदाज़े नज़र को लिखने के ज़रिए लिखने की आमोजिश करार दिया जा सकता है? पैदावारी अंदाज़े नज़र को, लिखने के तरबीती अंदाज़े नज़र को, इमला या तलखीस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि लिखने के तरबियती अंदाज़े नज़र को। इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, लिखने के तरबियती अंदाज़े नज़र। 115 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए ब्लर है तो मैं पढ़ देता हूँ। दर्ज ज़ेले में से कौन सी इदराजी या इर्तिशाही तहरीरी अमल है? ये तसव्वुर करें कि आप कहानी में एक लड़के का किरदार कर रहे हैं और अपने दोस्त को एक ख़त लिखना है और अपने दोस्त को एक ख़त लिखना है जिसमें सफ़र के दौरान एक अजनबी से मुलाकात और दूसरे तजुर्बात को बयान करना है। दूसरा ऑप्शन है नागपुर जाने के लिए रेलवे टिकट का रिज़र्वेशन फॉर्म भरना, या थर्ड ऑप्शन है जितनी बार मुमकिन हो नज़म को पढ़ें और नज़म की तलखीस लिखें, या चौथा और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने एक पेड़ की खुदनविश सवाने उम्री तहरीरी करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर इसका 1 है, यानी कि यह तसव्वुर करें कि आप कहानी में एक
के का किरदार कर रहे हैं और अपने दोस्त को एक ख़त लिखना है जिसमें सफ़र के दौरान एक अजनबी से मुलाकात और दूसरे तजुर्बात को बयान करना है। अब ये तो आपको पता चल गया कि इसका ये ऑप्शन है या, लेकिन इदराजी या इर्तिशाई तहरीर में होता क्या है? इंग्लिश में इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव वर्क। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क कहते हैं इसको। इसमें होता क्या है, ये एक ऐसा टास्क है जिसमें काम करने से पहले इमेजिनेशन और प्रिडिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कोई भी जो आप काम करोगे इसके लिए इमेजिनेशन करोगे या कोई प्रिडिक्शन करोगे। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है? एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क करने से होगा क्या? इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। तो इससे राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है और दूसरी चीज़ ये है कि थिंकिंग भी साथ ही साथ बढ़ती है। राइटिंग स्किल और थिंकिंग दोनों इंक्रीज होती है। मैंने यहाँ थिंक लिख दिया तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। थिंकिंग, राइटिंग स्किल और थिंकिंग स्किल दोनों ही एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क से इम्प्रूव होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मवाद में तदरीसात को समोना डैश है। पहला ऑप्शन मवाद के मशमूलात की तोसी। सेकंड ऑप्शन मवाद की इन्हिसारियत। थर्ड ऑप्शन उस्ताद का तदरीसाती इदराक। या लास्ट ऑप्शन है मवाद का तदरीसाती एहसास। तो दोस्तों इसका यही लास्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल। इसको कहेंगे पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 में उस्ताद दर्ज झेल सरगर्मी हर रोज़ मुनक़्क़द करता है। यानी कि एक क्लास टीचर है जो डेली बेसिस पे एक ही मतलब हर रोज़ उस काम को करता है, इस तरीके से काम करता है या इस तरीके से पढ़ाता है। पूरी क्लास को 5 ग्रुप में तकसीम करता है और आम रोज़मर्रा के मौज़ूआत या तकरीब वगैरह के बारे में बातचीत करने के लिए कहता है और फिर हर ग्रुप के एक फ़र्द को दूसरे ग्रुप से पूरी क्लास की सरगर्मी के बारे में बातचीत करने के लिए कहता है। वह किस चीज़ को फ़रोग़ देने की कोशिश करता है? पहला ऑप्शन है बुनियादी तरसीली महारतों को। दूसरा है वकूफ़ी तौर पर तरक्की याफ्ता लिसानी महारतों को। थर्ड है मुबाहिसे की महारत को। और लास्ट ऑप्शन है ग्रुप में बहस व मुबाहिसे को। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 ही है, यानी कि बुनियादी तरसीली महारतों को वो बच्चों के अंदर डेवलपमेंट करना चाहता है, जिसको हम कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बिक्स के नाम से भी जाना जाता है। BICS, बिक्स। बी से बेसिक, आई से इंटरपर्सनल, ये मैं लिख देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इंटरपर्सनल। C से कम्युनिकेशन और S से स्किल्स, तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 118 में चलते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर 118 में ये बोला गया है तदरीसी आमोजिशी अमल के दौरान तलबा की पेशो रफ्त की निगरानी करने और उसे बेहतर बनाने के लिए वज़ किरदार अंदाज़े कदर को कहते हैं। पहला ऑप्शन है आमोजगारों को का अंदाज़े कदर, आमोजिश के लिए अंदाज़े कदर, आमोजिश का अंदाज़े कदर या अंदाज़े कदरों बतौर आमोजिश। तो ये कहलाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि आमोजिश के लिए अंदाज़ा कदर। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ठीक हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग,
आमोजिश के लिए अंदाज़ा कदर। क्वेश्चन नंबर 119 में चलते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आ गए हम। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में क्लासिकी ज़बान डैश के मुताल्लिक़ की सिफारिश की जाती है। लिसानी फार्मूले में एक ज़बान के तौर पर, लाजमी ज़बान के तौर पर, इजाफ़ी मुतबादिल के तौर पर या सानवी ज़बान के तौर पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 है, इजाफ़ी मुतबादिल के तौर पर, यानी कि एडिशनल ऑप्शन के तौर पर इसको देखा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 120 में, और ये फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। उस्ताद अपनी क्लास को 2-2 के जोड़ों में तकसीम करता है और 18 जुमलों पर मुश्तमिल एक कहानी उन्हें देता है। एक जोड़े के पास ताक जुमले, ताक कहते हैं और 1, 3, 5 हैं और बाकी जुमले खाली हैं, जबकि दूसरे जोड़े के पास जुफत यानी कि इवन 2, 4, 6 जुमले हैं और ताक जुमलों की जगह खाली है। यानी कि क्वेश्चन ये है कि 2-2 के पेयर बनाए और एक के पास पहला, दूसरा खाली है, फिर तीसरा भरा हुआ है, फिर चौथा खाली है, इस तरीके से। और दूसरे ग्रुप में पहला खाली है, दूसरा वाला फिल किया हुआ है, तीसरा खाली है, चौथा वाला फिल किया हुआ है, इस तरीके से। तमाम जोड़ों को बाहम इमला कर जुमलों को पढ़कर सुनाना है और कहानी मुकम्मल लिखना है। इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। इस सरगर्मी को क्या कहते हैं? बाहमी इमला, ग्रुप में इमला, जुमलों का इमला या इक़्तिबास का इमला। तो जब साथ में मिलकर कोई काम करेंगे तो उसे कहेंगे बाहमी इमला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट। इंग्लिश में कहेंगे म्यूचुअल डिक्टेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल फर्स्ट लैंग्वेज जो हमने उर्दू सॉल्व की, उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन हमने मुकम्मल पूरे कर लिए हैं इस वीडियो में। आने वाले पार्ट में हम और भी लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहे। और अगर आपने इसके पहले पार्ट्स के वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और CDP भी कवर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को से वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।